तो इतने दिनों के बाद जो है फाइनली हमारे पास डीसी की तरफ से कोई नया कंटेंट हमें देखने को मिला। और ये नया कंटेंट कुछ ज़्यादा ही नया था क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इसकी प्रोडक्शन, इसकी हर एक चीज़ जो है डीसी की दूसरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स और दूसरी मूवीज़ से जो है बिल्कुल हट के थी। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं आज जिस मूवी की, उसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड और उसको जो है बहुत ही मशहूर डायरेक्टर जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है। अब जेम्स गन के बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं कि ये मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर दो ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और अब वो फ्यूचर में जाके गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 भी डायरेक्ट करने ही वाले हैं। लेकिन हमें इससे ये बात पता चल चुकी थी कि अगर जेम्स गन को डीसी वालों ने हायर किया है सुसाइड स्क्वाड बनाने के लिए, तो वो उसके अंदर कोई ना कोई नमक मिर्ची अपनी डाल के इसको ज़बरदस्त तो बना ही देंगे। क्योंकि 2016 वाली सुसाइड स्क्वाड वो बिल्कुल भी नहीं चली थी और वो बिल्कुल पिट के रह गई थी, जबकि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, लेकिन उनको सही तरीके से दिखाया नहीं है कभी भी। लेकिन अब जब जेम्स गन ने इस मूवी को अपने हाथों में लिया था तो उन्होंने इस बात का वादा लिया था डीसी से कि इसके अंदर वो अपनी पूरी क्रिएटिव फ्रीडम चाहते हैं। वो जिस तरह चाहे कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे, वो जिसको चाहे मारेंगे, वो जिसको चाहे जिंदा रखेंगे और स्टूडियोज़ के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में पहली बार डीसी ने जेम्स गन के हाथों में पूरा का पूरा कमान सौंप के एक बहुत ही अच्छा काम करा है। और मैं ये बात कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि ये डीसी की वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग और सबसे ज़्यादा मजेदार मूवीज़ में से एक है और मेरी लिस्ट के अंदर ये डीसी की टॉप 3 मूवीज़ के अंदर तो शामिल होती ही है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ द सुसाइड स्क्वाड का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी को जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जेम्स गन ने डायरेक्ट करा है। अब हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जेम्स गन जब भी अपनी मूवी को अगर आर रेटेड रखते हैं तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये बात यहाँ पे माननी ही पड़ेगी कि यहाँ पे जेम्स गन ने आर रेटिंग को पूरे तरीके से निचोड़ के निकाल लिया है। मतलब चाहे वो हम ब्लड्स के सेंस में बात करें, वायलेंस के सेंस में बात करें या दूसरी न्यूडिटी वगैरह के सेंस में बात करें, यहाँ पे जेम्स गन ने आर रेटिंग का पूरा फ़ायदा उठाया है। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये मूवी जो है अगर आर रेटेड ना होती तो शायद ये कभी मूवी ऐसी बन ही ना पाती। और ओवरऑल मूवी की जो थीम है, जिस तरह जेम्स गन अपनी मूवी की रखते हैं कि बहुत ज़्यादा म्यूजिकल होती है, कलरफुल होती है और जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिल के हमारे स्क्रीन के ऊपर सामने नजर आ रहे होते हैं। और आपको ये मूवी के जो विजुअल्स होते हैं यही आपको इतने मजे के लग रहे होते हैं कि आप कभी कभार स्टोरी के ऊपर से फोकस छोड़ देते हैं और फिर विजुअल को ही प्रेस करने में लग जाते हैं। और अक्सर कुछ सीन्स के अंदर ऐसा हुआ जहाँ पे एक्शन दिखाया जा रहा था लेकिन वहाँ पे विजुअल इस तरह के थे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उस विजुअल्स को ही देखते रहें। अगर हम यहाँ बात करें खासकर हार्ली क्विन के शॉट्स के ऊपर, तो वहाँ पे हार्ली की फाइट के दौरान जो भी शॉट्स वगैरह लिए गए हैं, जो भी विजुअल इफेक्ट्स उसमें डाले गए हैं, वो प्योर जो है जेम्स गन का माइंड हमें नजर आ रहा है। क्योंकि वो हमेशा से डार्क सीन के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह से ऐड कर देते हैं कि वो डार्क चीज़ जो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं लगने लगती। और हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हार्ली क्विन अपने माइंड के अंदर इस सारी की सारी चीज़ों को इस तरह से सोच रही है। जेम्स गन ने इस मूवी को जो है एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी के साथ साथ एक बढ़िया कास्ट भी जो इसकी सेलेक्ट करी थी। और कास्ट जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सुपर हीरो नजर आ रहे हो एक साथ। और यहाँ पे आप किसी भी अगर छोटे मोटे सुपर हीरो को लेते हैं किसी बड़े सुपर हीरो के साथ, तो वो उसके शेडो में कहीं दब जाता है और लोग उसको कभी भी पूछते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मजेदार बात यह है कि जेम्स गन ने कास्ट जो है वो सब एक से बढ़कर एक ली है। यहाँ पे मैं कास्ट के कुछ मेंबर्स के ऊपर स्पेशली बात करना चाहूँगा, जिस तरह के अगर हम बात करें सबसे पहले पीस मेकर यानी कि जॉन सीना ने जो कैरेक्टर प्ले करा इस मूवी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इससे पहले मैंने जॉन सीना की कुछ मूवीज़ देखी हैं, जिस तरह अभी फास्ट 9 आई थी रिसेंटली। इसके अलावा हमने उसको बम्बलबी मूवी के अंदर भी एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन मुझे जॉन सीना की एक्टिंग कभी भी एक्टिंग नहीं लगी। वो एक रेसलर की हद तक ठीक थे और मैं मानता था कि उनको रेसलिंग ही करनी चाहिए और एक्टिंग में कभी आना नहीं चाहिए था। लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने जो एक्टिंग करी है जॉन सीना ने, वो इस पूरे के पूरे पीस मेकर के कैरेक्टर को एक कैरेक्टर दे रहे हैं, एक मीनिंग दे रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में पीस मेकर का जो है एक शो आने वाला स्पिन ऑफ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुका हूँ। क्योंकि पीस मेकर का कैरेक्टर इस मूवी के शायद बाद आपका जो है फेवरेट कैरेक्टर होकर रह जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरे मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें मेरे पास जो है यहाँ पे रिक फ्लैग का कैरेक्टर, जो मुझे पिछली सुसाइड स्क्वाड में भी काफ़ी पसंद आया था, वो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही था। साथ ही साथ यहाँ पे अमेंडा वॉलर का जो कैरेक्टर है यानी कि फुल खड़ूस वाला, बुरे काम करने वाला और जो गलत फैसले लेने वाला, वो बिल्कुल इस मूवी के अंदर भी वैसा ही था जिस तरह उसको होना चाहिए। इसके अलावा जो नया एडिशन यहाँ पे हुआ था वो इड्रिस एल्बा का हुआ था। और इड्रिस एल्बा आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के एक तरह के मेन हीरो हैं, सारी की सारी स्टोरी ज़्यादातर उनके ही अराउंड घूमने वाली है। और ब्लड स्पॉट जो है वो बताया जा रहा है कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खतरनाक किस्म का शूटर है। जिस तरह हमारे पास पिछली मूवी के अंदर सुसाइड स्क्वाड 2016 वाली के अंदर डेड शॉट का कैरेक्टर था, उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ब्लड स्पॉट को डाला गया है। और इड्रिस एल्बा ने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से प्ले करा है।
मतलब इड्रिस एल्बा वाकई में लग रहे हैं कि इस मूवी के लीड हीरो हैं और वही इस पूरी की पूरी मूवी को अपने ऊपर लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम हार्डली क्विन यानी कि मार्गरेट रॉबी को कैसे भूल सकते हैं। मार्गरेट रॉबी एक ऐसा खजाना डीसी के हाथ लग चुका है, वो अगर उसको किसी भी मूवी में डाल दें तो सिर्फ मार्गरेट रॉबी की शक्ल देख के ही लोग मूवी देखने आ जाएंगे और वो मूवी को पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि मार्गरेट रॉबी जो है वो हार्डली क्विन के रोल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इसके अलावा कोई और अगर उसका रोल प्ले करे तो हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। और इस मूवी के अंदर भी हार्डली क्विन का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह हम उसको पसंद करते हैं, और हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया। और खासकर जब जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने इसको और भी ज्यादा पहले से बेहतर बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पे किंग शार्क का कैरेक्टर हमें जो बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसका जो है यहाँ पे वॉइस सिल्वेस्टर स्टैलोन ने दी है, और ये कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा मजेदार था। इसके अलावा इसकी कास्ट तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है और उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्पॉइलर कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और कैरेक्टर था थिंकरर का, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसके जो पूरी की पूरी ओवरऑल फील थी इस पूरी की मूवी के अंदर, वो काफी ज्यादा अच्छी लगी और वो ऐसा लग रहा था कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। तो अभी तक हमने बात कर ली अच्छी डायरेक्शन, अच्छी कास्ट की। अब अगर हम बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की जो स्टोरी थी वो एक ऐसी स्टोरी थी जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब अक्सर सुपर हीरो मूवीज के अंदर एक विलन हमें लाजमी चाहिए होता है जिसके मुकाबले में वो हीरो खड़ा होकर उससे लड़ सके, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद ऐसी एक पहली मूवी थी जिसके अंदर अगर विलन ना भी होता कोई तो तब भी ये मूवी हमें बहुत ज्यादा मजे की लग रही थी, क्योंकि इसके अंदर जो खुद सुसाइड स्क्वाड था यानी कि जो पूरी की पूरी टास्क फोर्स एक्स थी, ये खुद सारे के सारे विलन्स को मिला के ही बनाई गई थी और वो यहाँ पे जो सारे के सारे काम कर रहे थे वो किसी विलन से कम नहीं थे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे किसी विलन की कमी महसूस ही नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और शानदार विलन हमारे पास था जिसको किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह की छोटी मूवी यानी सुसाइड स्क्वाड से उसका मुकाबला होगा, यानी कि स्टारो द कॉन्करर। अब स्टारो के बारे में अगर जानते होंगे कॉमिक्स से, तो ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल खतरनाक किस्म की बीइंग है जो कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग और सारे के सारे हीरोज को धूल चढ़ा चुका है। लेकिन इस तरह के बड़े सुपर विलन को इस तरह के कैरेक्टर से भिड़वा देना ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क का काम था। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे जो कुछ भी डर थे इस विलन के हवाले से, मेरे यहाँ पे डर सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जेम्स गन ने यहाँ पे भी बिल्कुल नेल्ड इट करके रख दिया है। मतलब उन्होंने इस कैरेक्टर को, इस पूरे के पूरे सीजीआई मॉन्स्टर को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त शानदार तरीके से दिखाया है और इसकी जो फाइट दिखाई है कि ये कहीं से भी ऑड नहीं लग रही है कि ये किस तरह से उससे लड़ रहे होंगे, बल्कि हर एक चीज़ की बहुत ही अच्छी लॉजिक दी गई है कि किस तरह से हीरोज़ ने उसको हराया है और उसके पीछे क्या रीज़न था। साथ ही साथ अगर मूवी की सीजीआई के ऊपर मैं बात करूं तो मूवी की सीजीआई भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल थी, मज़ेदार थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे बजट को हल्का रखा गया और कम विजुअल इफेक्ट डालने की कोशिश की गई है। और ओवरऑल मूवी का लुक जो था, वॉयलेंस जो था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये अगर आर रेटेड ना होती मूवी तो शायद ये इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं करेगी जितना ये भी करने वाली है, क्योंकि मैं ये बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि द सुसाइड स्क्वाड जो है ये डीसी के लिए अच्छा खासा पैसा कमाने वाली है। और मुझे लगता है कि इसका सीक्वल भी जो है वो फ्यूचर में बहुत जल्द हम देखने ही वाले हैं। और वैसे भी जेम्स गन ने ऑलरेडी ये टीज कर दिया कि वो डीसी के लिए फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और हो सकता है कि उसमें से वो एक इसका सीक्वल ही हो। अब बहुत सारे लोगों को जो सबसे बड़ा सवाल था इस मूवी से वो ये था कि 2016 वाली सुसाइड स्क्वाड क्या ये इसका रीबूट है, तो इसका छोटा सा जवाब मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि ये इसका कोई रीबूट नहीं है, बल्कि वो जो स्टोरी थी 2016 वाली वो एक स्टोरी थी, वो अभी भी मौजूद है और ये स्टोरी बेसिकली उसके बाद से कंटिन्यू होती है। और जेम्स गन ने इसको इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हमें दिखाया है कि आपको ये फील ही नहीं आएगी कि आप ये सवाल करें अपने आप से कि ये इसके बाद हुआ है, इससे पहले हुआ है, या वो पुरानी वाली सुसाइड स्क्वाड गई तो कहाँ गई। ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जो है इसमें मिल भी जाएंगे और नहीं भी मिलेंगे, लेकिन आप कभी जो है इसको मूवी के एंड में पूछ नहीं रहे होंगे कि वो पुरानी वाली सुसाइड स्क्वाड का क्या हुआ। और ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है जेम्स गन की कि उन्होंने एक ऐसी मूवी के ऊपर हाथ रखा है जो कि पहले फ्लॉप हो चुकी है, और ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है क्योंकि एक मूवी पहले ही लोग नापसंद कर चुके हैं, तो अब बहुत ही ज़्यादा कम लोग होंगे जो कि दोबारा उस चीज़ को देखने के लिए आए। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके जरिए एक पूरा का पूरा स्टेरियोटाइप जो तोड़ दिया यहाँ पे जेम्स गन ने, और उन्होंने एक फ्लॉप मूवी को उठा के एक सुपर हिट मूवी बना दिया है। अगर हम इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को रेटिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली हैं जो कि डीसी की मूवीज़ को कभी कभार ही मिलती हैं। अगर हम इसकी IMDb की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 मिले हैं। रोटेन टोमेटोज के ऊपर उसको जो है 93% फ्रेश मिला है। और मैं भी इस मूवी को जो 9 टाइगर्स देना चाहूँगा क्योंकि मैंने इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा है। मुझे इस मूवी ने हंसाया है, मुझे इस मूवी ने एक्साइटेड करवाया है और मुझे इसके सीक्वल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा। और इसके अंदर जो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे, खासकर ब्लड स्पॉट का, पीस मेकर का, हार्ली क्विन का, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनसे मुझे अलग से लगाव होकर रह गया और मैं इनको बहुत जल्द DCU के अलग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर देखना चाहता हूँ। अब मज़ेदार बात यह है कि DCU जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहा है और हमें जैसे कि पता है कि DCU की जो मूवीज़ हैं आगे वो किस डायरेक्शन में आएंगी, अभी ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। लेकिन ये सारी की सारी अनसर्टेनिटी हमारी जो है फ्लैश मूवी के आने के बाद ही पता चल पाएगी कि DC का एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं कि वही रहने वाला है, या स्नाइडर वर्स का जो यूनिवर्स है वो हो जाएगा, या फिर अभी कुछ भी नहीं पता कि DCU जो है आगे किस तरफ आगे फॉरवर्ड होने वाली है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मूवी से हमारी जो है ओवरऑल कॉन्टिन्यूटी या टाइमलाइन के ऊपर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये मूवी जो है खास किसी DC के दूसरे चीज़ों को या दूसरे कैरेक्टर्स को रेफर नहीं
नहीं करती है जिससे हमें पता चल सके कि ये उसी टाइमलाइन के अंदर या उसी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है या फिर ये मल्टीवर्स की किसी और यूनिवर्स की हमें कहानी सुनाई गई है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मायने भी नहीं रखती जब तक एक मूवी जो है आपको एंटरटेन कर रही है, आपको मज़ा दे रही है, तो वो चीज़ मेन होती है। तो मेरे लिए तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और डीसी मूवीज़ के लिए इस तरह का रिव्यू मेरी तरफ से बहुत कम ही आप लोग को देखने को मिलता होगा। मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि जो रिसेंटली मैंने मार्वल की ब्लैक विडो देखी है, मैंने उस मूवी से कहीं लाख दर्जे जो है इस मूवी को एंजॉय करा है। इस मूवी से क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जो भी थी बहुत थोड़ी थी, लेकिन इसने मेरी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन को चीरते हुए आसमानों की तरफ निकल चुकी है। तो मैं आप लोगों को आज यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और अगर आपको उसका देखने का प्लान नहीं था तो आप इसको फौरन से देख लीजिए, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार चीज़ को मिस कर रहे हैं। और अगर आप अपने वीकेंड को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी लाजमी देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूँ कि इस मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन भी मौजूद है जो कि डीसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी है। मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम से चैनल के ऊपर मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, उसकी वजह ये कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि शायद मेरी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी आपको बदलाव महसूस हो रहा होगा, तो अभी भी मैं रिकवर कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग इस वक्त पड़ी हुई हैं, कॉमिक्स डेली नहीं आ रहे हैं, वैनम का ट्रेलर ब्रेक डाउन नहीं करा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ों को कवर कर ही लेंगे। सो गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अगर इस तरह का कंटेंट आप मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह का ऑसम कंटेंट एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करके डीएम करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।